नमस्कार, प्रणाम। पहलाग उत्तराखंड, ऋषिकेश, योग नगरी और जिसको पूरी दुनिया में आप योग की राजधानी के नाम से भी जानते हैं, विगत कुछ समय से लगातार आंदोलनों का केंद्र बनी हुई है। आंदोलन उन दुविधाओं से निकले हैं, उन परेशानियों से निकले हैं, जिसको यहाँ के जनमानस ने अपनी ज़िंदगी में महसूस किया है या उसमें अपने आप को फंसा हुआ पाया है। तमाम इन आंदोलनों ने समय-समय पर ऋषिकेश में सड़कों से लेकर के, थाना चौकियों से लेकर के और तमाम जो जनप्रतिनिधियाँ हैं, उनके मार्फ़त देहरादून हो या हमारी सरकार हो, उसके सामने जनता को प्रदर्शन करने को मजबूर होना पड़ा है। इन्हीं प्रदर्शनों में से एक आवाज़ आई, जिन्होंने उस पूरे आंदोलनों को सुव्यवस्थित करने का काम किया। एक ऐसा काम किया कि उन आंदोलनों से निकलने वाले रिज़ल्ट को सुव्यवस्थित किया जा सके, परिणाम को सुव्यवस्थित किया जा सके और जनता को राहत दिलाई जा सके। इन्हीं तमाम आंदोलनों पर, इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए आज स्टूडियो में मेरे साथ हैं आशुतोष शर्मा जी। स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। आशु भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत आभार। आभार इस चीज़ के लिए कि आप लगातार जो है जनता की आवाज़ बने हुए हैं और हालाँकि जब लोग इस पॉडकास्ट को देखेंगे तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो अ, आपके चेहरे को बहुत नया चेहरा समझेंगे, क्योंकि ये चेहरा कैमरे के आगे बहुत कम देखने को मिलता है अमूमन, और आप कैमरे से जो है बचने वाले लोगों में हैं। लेकिन जो लोग आंदोलनों में लगातार बने हुए रहते हैं या जो लोग आंदोलनों की जो एक बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, उसको पहचानते हैं, समझते हैं, वो लोग आपको अच्छी और भली-भाँति जानते हैं। इसके लिए आपका आभार कि आप लगातार जो है जनता की आवाज़ बने हुए हैं। धन्यवाद शिल्पा जी, आपने जो है अपने स्टूडियो में बुलाया और जो विषय आप हमेशा उठाते हैं, कहीं न कहीं जनहित के विषय रहते हैं और जनहित के विषयों पे ही आप अभी तक जो है आगे बढ़े। आशुतोष जी, जब हम लोग बात करते हैं आंदोलनों की, यार जब से मैं आपको देख रहा हूँ इनमें शामिल होते हुए, शुरुआत कैसे हुई? एक पब्लिक जो लाइफ़ है, इस पब्लिक लाइफ़ की शुरुआत कैसे हुई? कब लगा कि नहीं, अब आवाज़ एक्चुअली जनता की आवाज़ बनने की ज़रूरत हो रही है? लगभग आज से ये हो गया कि लग करीब 2.5 दशक पहले हुँ। तो शराब विरोधी आंदोलन चलते थे, तो हम कई हमारे मित्र वगैरह थे, तो हम लोगों ने एक वो मूवमेंट चालू करा, उसमें सफलता भी पाई। हुँ। श्यामपुर में महिला मंगल दल और हमारे पुराने मित्र हैं सतीश रावत जी हो गए, विनोद चौहान भाई साहब हो गए, सब लोग मतलब वो लगते थे। तो कई ऐसे भाई थे, राइस व्यास जी हमारे अब नहीं है, तो वो लोग सब एक टीम के रूप में हम लोग कार्य करते थे। तब से ये चीज़ें हुई हैं, जैसे देवेंद्र बेलवाल, विनोद पोखरियाल जी वगैरह जो हैं, तो फिर कई माध्यमों से जो है जुड़ते चले गए और आगे जो है। आंदोलनों की बात करें, एक आंदोलनों का पैटर्न जो होता है, जो सड़कों पे लड़ा जाता है, जहाँ पे जनचेतना की बात करते हैं, जन जागरण की बात करते हैं, लोगों को इकट्ठा करने की बात करते हैं, और एक संख्या बल के रूप में जब लड़ने की बात होती है, एक एक तरीका वो है आंदोलनों का, जो उसका भी अपना एक व्यापक असर होता है, और चाहे वो सरकार हो या प्रशासन हो, उसको जो अनैतिक उनकी तरफ से हो रहा है, उसको नैतिकता के दबाव में लाने का एक काम होता है। उनके इतर एक आंदोलन जो आपने खड़ा किया हुआ है, जिसमें बेसिकली अगर हम लोग देखें तो संख्या बल से अलग कागज़ों का बल ज़्यादा है, पेपर वर्क ज़्यादा है, चाहे आप पीआईएल के माध्यम से लड़ रहे हों या कोर्ट के माध्यम से लड़ रहे हों या तमाम उन खामियों को उजागर करते हुए लड़ रहे हों। अ, उन आंदोलनों का अगर मैं ज़िक्र करूँ, तो जब से मैंने नोटिस करना शुरू किया, पहला नोट आता है, पहला जो ध्यान मुझे आंदोलन आता है वो एम्स का एक आंदोलन है। क्या रहा उस सारे आंदोलन की अगर हम लोग पटकथा देखें तो उसमें क्या परिणाम रहा और कहाँ अभी हम लोग पहुँचे हैं? देखिए, एक शब्द आता है सोशल वेलफेयर और एक सोशल सर्विस। हुँ। तो सोशल सर्विस जो होता है वो ऑनगोइंग प्रोसेस है, लगातार चलने वाली। हुँ। और सोशल वेलफेयर का पार्ट होता है कि एक टाइम बाउंड में कोई चीज़ हो जाए। हुँ। तो हम जिस उसको लेके चल रहे हैं, उद्देश्य को लेके, वो सोशल वेलफेयर जो है लोगों के होते रहे, सोशल वेलफेयर होता रहे और हुँ। सोशल सर्विस भी अपना एक चल रहा है कि भाई ऑनगोइंग कंटिन्यूस काम कर रहे हैं। हुँ। तो एम्स का जो मुद्दा था, क्योंकि जब एम्स रखा गया, उसकी नींव रखी गई, तो दिमाग में सबके ये था, रखने वालों की भी, कि अच्छा इलाज मिले।
और एम्स जो है टर्सरी केयर के लिए, रिसर्च के लिए और बड़ी जो बीमारियां होती हैं। मगर हुआ क्या, रोजगार जो सृजित होना चाहिए था वो रोजगार ना तो सृजित हुआ, ना लोकल्स को मिला। तो हमारी मांग ये थी कि 70% जो है उत्तराखंड वासियों को ग्रुप सी और डी में तो देना ही चाहिए। कह रहा बी और जो ए और बी में आप कंपटीशन रखिए। और ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड के हमारे लोग विद्वान में कमी है या पढ़े लिखे नहीं है या वो चीज़ नहीं जानते। ये बात इसके डायरेक्टर ने कही कि आपके यहाँ स्किल की कमी है। मैंने हमारे यहाँ के सारे जो हायर ऑफिसर्स हैं हमारे यहाँ के उत्तराखंड के हैं, सारे विद्वान लोग हैं। तो मैंने आपके शब्द बिल्कुल गलत हैं। और वहाँ पे एक चीज़ भी तो आई कि एक ही बैच में जो है लगभग सैकड़ों जो नर्सिंग स्टाफ है वो अकेला राजस्थान से आ रहा है। हाँ बिल्कुल 600 के करीब राजस्थान के एक इंस्टीट्यूट से। और इनके आप ये देखिए कि जो डॉक्टर्स का अपॉइंटमेंट्स हुआ जहाँ मैंने घेर पाया, जो एक याचिका हमारे द्वारा जनहित याचिका एडमिट हुई माननीय उत्तराखंड हाईकोर्ट में, तो उसमें ये था कि आपने जो रिजर्वेशन का वहाँ तक गड़बड़ी करी हुई थी कि रिस्क लेने में जो एक डायरेक्टर थे पूर्व में रविकांत जी, वो बिल्कुल डरते नहीं थे। और उन्हें घेरना मतलब एक तरह से बात थी कि हमने जितनों से बात हुई उस टाइम, तो मुझे बहुत लोगों ने बोला कि ये इनके व्यक्ति हैं, इतने आप क्या कर पाएंगे। मैंने कहा हम कुछ नहीं कर रहे, हम प्रयास कर रहे हैं। प्रयास जो है वो महादेव की कृपा से सफल भी है। और जब हमने आंदोलन शुरू करे थे तो हमारे पे उस टाइम गैदरिंग हमारी 1000, 1200, 1500, 2000, 3000 लोगों की भी हमें स्ट्रेंथ मिली है, हमारे साथ चलते थे। मगर हमें एक चीज़ समझ में आई कि हमें आंदोलन से हमने जो एक इम्पैक्ट जो होना चाहिए था वो इतना नहीं हो पाया। उस टाइम हमने सिर्फ 50% छूट एक वो करा पाए थे हम कि उत्तराखंड वासियों को फॉर्म फीस में। तो हमने बीच में ये चीज़ भी आई कि यहाँ पर कमी क्या थी कि महाराष्ट्र को कैसे मिल रहा है, अन्य राज्यों को कैसे मिल रहा है, पंजाब में कैसे मिल रहा है। तो उसका आधार क्या था कि वहाँ की अपनी एक लोकल लैंग्वेज थी। वो क्या थी, जैसे वहाँ पंजाबी में गुरुमुखी अपनी स्क्रिप्ट फॉन्ट है, स्क्रिप्ट है। तो ऐसे ही महाराष्ट्र में भी अपना है और जगह भी अपना है। उत्तराखंड की स्क्रिप्ट ना होने की वजह से ये बोलते हैं कि उत्तराखंड की हो। तो हमने ये चीज़ उस टाइम से एक पत्राचार करना शुरू करा कि यहाँ पर उत्तराखंड में जो भाषाएं हैं जौनसारी, गढ़वाली और कुमाऊनी, इसे कंपलसरी आप 12th तक कर दो। और ये हो चुका है। अभी मैं जो कई लीडर्स को सुनता हूँ तो बात वो कहते हैं कि हमने ये चीज़ कही थी और आज वो जो है कहीं ना कहीं आ रही है लोकल लैंग्वेज में। और अभी जो NEP आई है आपकी, उसमें भी एक है कि बच्चा जो है छोटा है तो उसको लोकल लैंग्वेज में जो है पढ़ाया जाए। ये नई चीज़ें जो है नवाचार हो रहे हैं, तो अच्छा है वो चीज़ें। और जो इम्पैक्ट होना है ना, आपको ज़मीन पे तो लड़ना ही पड़ेगा आंदोलनों के माध्यम से, साथ में आपको पेपर वर्क भी करना पड़ेगा। और डॉक्यूमेंट आपके सही होंगे तो कहीं ना कहीं होता है। वो जो याचिका है वो एडमिट भी हुई क्योंकि सब जुडिस मैटर है, तो बहुत चीज़ें मैं कह भी नहीं सकता क्योंकि बाध्यताएं रहती है। बाकी और हमने जो पत्राचार किए थे उन्हीं पत्राचार के माध्यम से जो है आज जो डायरेक्टर्स जो थे उन्होंने मुझे एक बार कहा था कि आशुतोष जी कोई सिद्ध कर देगा तो मैं अपनी आधी संपत्ति उसके नाम कर दूंगा। आज वो चार्जशीट है, तो मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ी, वो चीज़ हुई है नहीं। कि ये हुआ कि देवभूमि के अंदर कोई भ्रष्टाचार करके नहीं जा सकता। उसने जहाँ जहाँ से सोर्स लगवानी थी सारी सोर्स उसकी जीरो हुई और जहाँ दबाव बनाना था वो दबाव खत्म हो चुका। तो उन्हें साथ में समझ में आ गया था। और मैं तो जानता हूँ ये देवभूमि है, कितना बड़ा ठग बेईमान कुछ भी होगा उसे दंड जरूर मिलेगा। और ये दिख रहा है, परिणति आप देख लेना। जिस भी मैटर में अगर हम गए हैं या हम कोशिश कर रहे हैं या आप भी कर रहे हैं, तो अगर कोई गलत व्यक्ति है वो ज़्यादा लंबा चल नहीं पाएगा। एम्स की अगर हम लोग बात करें तो एक संस्थान प्रभावित हुआ उससे, और कुछ 1000 लोग, मतलब 2-4 हज़ार लोग जिनके जो मौके थे वो अनियमितताओं के कारण किसी और के पास गए। लेकिन उसके बाद एक मुद्दा आया जिसमें लाखों लोग जो है, लगभग मेरे को लगता है 25-26 हज़ार लोग तो शायद ऋषिकेश शहर से प्रभावित हुए थे, और लाखों लोगों की जो जमा पूंजियाँ थी उस स्टेक पे आ गई थी जब मामला आया था LUCC का। और आपने वो लड़ाई भी जो है बड़े स्तर पे लड़ी। क्या ये मुद्दा था? LUCC था क्या? इसमें घोटाला क्या हुआ? और अभी जो उसकी लड़ाई चल रही है वो कहाँ तक पहुँची है? देखिए LUCC जो एक चिट फंड सोसाइटी, जो क्योंकि आप जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आपका आर्टिकल 19(1) से ही है, इसमें कहते हैं कि आप कोई भी सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, संघ या समूह बनाने का आपको अधिकार है। मगर उसके साथ साथ उसके रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। उसके एक कहते हैं कि नियमावली भी किस आधार पर वो चीज़ बनेगी। सोसाइटी कोई भी बना सकता है।
मगर उसको रेगुलेशन भी तो गवर्नमेंट ने करना है। अब ये चिटफंड सोसाइटी थी गाजियाबाद से, जो है लोनी एक शहर है, वहीं से रजिस्टर्ड हुई। और इस सोसाइटी ने लगभग, अगर पूरे देखा जाए तो आधे से ज़्यादा भारत के अंदर इसकी शाखाएं थी। और अगर घोटाला देखा जाएगा तो हो सकता है कि 15-16 हज़ार करोड़ भी जा सकता है। उत्तराखंड का, जब ये मेरे पास शुरू में लोग मिले थे, जो इनके कुछ जो ऑफिस बेयरर्स वगैरह होंगे, कुछ एजेंट्स मिले, तो मुझे बताया उन्होंने। मैंने कहा आप कुछ, मैंने देखता हूँ शुरू में जो होता है कि पेपर आप कुछ वो देना, तो पेपर ऊपर दिए। तो ये लोगों ने कहा कि चिटफंड में कुछ नहीं होता आशुतोष भाई। तो मेरी भी एक आदत है, मैंने कहा मैं तो बस खाली प्रयास कर रहा हूँ। तो वो चीज़ हुई, तो उसके डॉक्यूमेंट इकट्ठे करे, सारे पत्राचार करे। उसमें कुछ लोग ऐसे भी इंगेज हो गए जिनकी मंशा आप समझते हैं, आज के टाइम में किसी भी जगह जाएंगे होती है मंशा की, कुछ पीड़ित लोग हैं उन्हें इतना डरा दो और ताकि उनसे कुछ निकाला जा सके। आज का क्या है, आपदा में अवसर। आपदा में अवसर, आपने सही, बिल्कुल बात सही कही। तो आदमी कब सब चीज छोड़ने के लिए तैयार होता है, जब उसे डरा दो। तो मेरे पास जो भी आता है कोई व्यक्ति, वो कितना परेशान होगा, तो मैं कोशिश करता हूँ उसका डर निकल जाए। और मैक्सिमम लोगों का डर निकल गया कि भाई गलती हुई है। अब आप देखिए ना कि जो महिलाएं थी, ज्यादातर इसमें हमारी बहनें मात्र शक्ति है। श्रीनगर से लेके पूरे उत्तराखंड के लगभग 9 जिले हैं जो इससे पूरी तरह से प्रभावित है नहीं? 2 लाख के आसपास बता रहे हैं संख्या। तो डाटा वगैरह इकट्ठा होने के बाद, और 2 लाख में लगभग कई लोगों ने तो लाखों रुपया इसमें लगा रखा। एक दो लोग ऐसे ही मिले जिनका बिजनेस ही 100 करोड़ के आसपास था, बिना मतलब टीम का। तो डाटा इकट्ठा करना है। शुरू में कुछ लोगों ने ऐसे कह दिया कि इनको मत देना डाटा, कि ये तुम्हें फंसा देंगे। मैंने कहा भाई मैं कैसे फंसा दूंगा भाई, जो आपके वो चीजें होंगी, आप पब्लिक में नहीं, उसमें नहीं जाएंगे तो कल आपके पीछे पब्लिक होगी। मैंने एक और चीज़ सुनी थी आशुतोष भाई इसमें, और मैंने कुछ, क्योंकि मेरी भी कुछ महिलाओं से मुलाकात हुई थी इसके रिगार्डिंग, उन्होंने कुछ एक ब्रोशर्स मुझे दिखाए थे। वो तो बाकायदा कृषि मंत्रालय के उसमें जिक्र है और उन सारी चीज़ों का जिक्र है। ये क्या मुद्दा है इसके बीच? ये ऐसा होता है, एक सोसाइटी, जैसे मैंने बोला आर्टिकल 19(1) में सोसाइटी आपकी फाउंड हो सकती, बन सकती है। तो पहले एग्रीकल्चर से बनती है, हर उसके वो बनते थे। बाद में क्या एक पर्टिकुलर मंत्रालय बना दिया, सहकारिता मंत्रालय। तो अब जो है वहां से ये चीज गवर्न होनी शुरू हुई है। तो सहकारिता मंत्रालय में क्या था कि जब ये सोसाइटी रजिस्टर्ड हुई उत्तराखंड में, फाइनेंशियल ईयर 21 और 22 का जो है, ठीक है, उसमें इसमें बता दिया था कि कहीं ना कहीं इसमें कमी है और ये इलीगली उत्तराखंड में ऑपरेट हो रही है। उसके बावजूद जो है स्टेट ने रोका नहीं इसको। वहाँ स्टेट को इंटरवेन करना चाहिए था। और जो एक्ट है, बैनिंग ऑफ अनकल्चर्ड डिपेंडेंट स्कीम्स बर्ड्स एक्ट जो कहते हैं 2019, पार्लियामेंट का एक एक्ट है, उसकी कंप्लाइंस जो थी वो हर डिस्ट्रिक्ट के डीएम के, मतलब जो है उसके नोडल अफसर होते। तो अगर उसमें कोई भी चीज़ आती है तो डीएम जो है उसके, जो उनको उस पर ध्यान देना हो सकता है जीएम के बहुत सारे वर्क को। मगर ऐसा कैसे हो सकता है कि 9 के 9 डिस्ट्रिक्ट में जो है कोई किसी प्रकार का उसका रेगुलेशन नहीं था, जबकि उसकी क्वार्टरली रिपोर्ट तक जो जाती थी डीएम ऑफिस और एसपी ऑफिस जो है उनके बाकायदा वो है। हमने माननीय उच्च न्यायालय में ये सारी चीज़ें वहाँ पर रखी। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक शहर में मेरे को जो जानकारी मिली थी, उस जानकारी में कि लगभग 25,000 लोग जो हैं वो सिर्फ ऋषिकेश से इसमें प्रभावित थे, है ना? एक शहर से इतने लोग प्रभावित हैं तो पूरे उत्तराखंड में लगभग एक अच्छा डाटा होगा। इतना फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो रहा है, मंथली ट्रांजैक्शन हो रहा है, क्योंकि वो एसआईपी की तरह उसमें इन्वेस्टमेंट था। और यहाँ जो है, जो हमारी मशीनरी है, प्रशासनिक जो बॉडी है या शासन है, उसको हवा ही नहीं है कि इतना बड़ा ट्रांजैक्शन चल रहा है और आप जो है उस पर आपने कोई एक वॉच डॉग नहीं लगा रखा है। बिल्कुल। हमने जब ये विषय जब आया तो हमने माननीय न्यायालय के समय सारे तथ्य रखे। उससे पहले हमने जितनी इससे संबंधित एजेंसियां थी या इससे संबंधित संस्थाएं थी, सब जगह हमारा पत्राचार हुआ है। हमने सब जगह बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है। मगर क्या होता है कि आप देख रहे होंगे अभी तक, मतलब मेरे पे जो है पिछले महीने तक लेटर आए हैं कि आपका जो है अल्मोड़ा की तरफ या वहाँ जो है सिसल्ट में, वहाँ पर यह लेटर वापस आया कि इसमें वो क्या करना है। और कई बार फ़ोन से पूछते हैं। मैंने जी अब तो माननीय न्यायालय ने इसमें सीबीआई को हैंडओवर करने के ऑर्डर भी दे दिए, रजिस्ट्रार के लिए अलग ऑर्डर कर दिए और लिक्विडेटर के लिए अलग ऑर्डर कर दिए, अलग अलग। क्योंकि इसमें मैं सबसे बड़ा उपकार मानता हूँ माननीय न्यायालय का। मतलब यही है कि मतलब मेहरबा देर कर दिया आते आते। बिल्कुल। मतलब इतना स्लो प्रोसेस है क्या इन सारी चीज़ों को? बिल्कुल।
कायदे में तो मैं तो इस चीज़ के लिए माननीय उत्तराखंड उच्च न्यायालय के जो सभी न्यायाधीश हैं उनका धन्यवाद कर रहा हूँ कि 5 महीने के अंदर अंदर उन्होंने जो है इस पूरे वाक़ये को बिल्कुल संवेदनशीलता के साथ लेकर के इसका निस्तारण कर दिया और सारे ऑर्डर कर दिए। लेकिन आशुतोष भाई एक चीज़ देखिए, लगभग पिछले 2 सालों से ये मामला चल रहा है। आदमी ने अपनी पूरी जमा पूंजी लगा रखी है ना? सब कुछ डाल के उस कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है। क्योंकि ब्रोशर और जो वो सारी दिख रहे हैं उसमें तमाम हमारे मंत्रियों की इनके फ़ोटोग्राफ्स दिख रहे हैं, ठीक है? बड़े-बड़े इनके जो इवेंट हो रहे हैं उनमें तमाम जो है प्रशासनिक अमले से लेकर के मंत्री-संतरी सब शामिल हो रहे हैं। लोगों को भरोसा इसी बात पे तो आता है ना? उसके बावजूद इतनी बड़ी घटना हो जाए और हमारा शासन और प्रशासन जो है चुप्पी में रहे। क्या ये अननोइंगली हम लोगों के लिए एक सिचुएशन ऐसी नहीं बनाई जा रही है कि लोग कल के दिन तो लोग जो है हताशा में जो है कोई ऐसा कदम उठा लें जिससे उनका जीवन संकट आ जाए? बिल्कुल ये चीज़ होनी थी और आप यकीन मानेंगे कि कम से कम मैं ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं कहता, मैं ऐसी सैकड़ों बहनों के पास पहुंचा हूँ जो इस कंडीशन में थी कि वो कोई भी घटना अपने साथ मतलब सुसाइड तक की स्थिति में थी। मैंने समझाया, मैंने कहा बहन जीवन आपका बहुमूल्य है और किसी भी परिस्थिति में अपने जीवन का त्याग नहीं करना चाहिए, ना आप नेगेटिविटी लाओ क्योंकि देखो आप सफ़र कौन करेगा, आपका परिवार करेगा। सही बात। इस परिस्थिति से आप तभी निकल पाओगे जब आप फेस करोगे और इसकी पूरी प्रॉपर तरीके से जो भी हो सकेगा लोग भी लगे हैं और मैंने कोई गलत स्टेप नहीं। अच्छा एजेंट्स का भी अगर दोस्त की बात कहें, उसने भी थोड़ा सा ये सोचा कि मैं अपने परिवार का कुछ जीवन स्तर बढ़ा लूंगी, खास करके उसमें बहनें महिलाएं हैं, आर्मी पर्सन्स हैं जो मतलब रिटायर हुए, उन्होंने कहा चलो कोई एक रोजगार हो गया हमारा और हमें आमदनी मिल रही है। अच्छा सुकन्या कन्या धन योजना के नाम से वो योजनाएं चल रखी है, आयुष्मान योजना उन्होंने चला रखी है, सब बना रखे हैं उस तरह के उन्होंने। तो आदमी को विश्वास होगा कि ये शायद जो है सब कुछ सही कर रहे हैं और गवर्नमेंट की कहीं ना कहीं आंखों के सामने से इतनी बड़ी चीज़ तो मेरे को लगता नहीं निकल सकती है और ये चीज़ माननीय न्यायालय ने भी मानी कि ये भूमिका भी सब देखी जाए। क्योंकि आप देखिए ना कि अगर कोई चीज़ आप छोटे से कोई भी चीज़ करते हैं तो LIU लोकल इंटेलिजेंस की नज़र में सब चीज़ आता है। फिर अगर तो ऑफिसेस खुले हैं बाकायदा रोड में थे, आप देखेंगे सारे ऑफिस हाईवे में थे, हाईवे में है। अच्छा जो लोगों को ऑफिस बना मतलब वो बनाया भी है, इनके बाद दिया भी है, उनसे भी पैसे ले रखे थे, उन्होंने भी वहाँ इन्वेस्ट करा हुआ या जो भी है। फिर ऐसा ना जब जांच होगी तो कोई बचना तो है नहीं। अब CBI के हैंड ओवर है तो मैंने कईयों से कहा कि अब CBI क्या करेगी। अब मैंने कहा भाई इंडिया की सबसे बड़ी एजेंसी है, हम उसकी जो है इंटीग्रिटी या उसकी शुचिता पे हम प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकते। अच्छा उसके बाद क्या, तो बोलना हमें तो विश्वास करके चलना पड़ेगा और हमारी अपनी जब सबसे बड़ी एजेंसी है वो कुछ ना कुछ अच्छा ही करेगी और जब अगर निकालने का है तो पुलिस ऑफिसर्स निकाल लेते हैं चीज़ें, तो वो तो इसी चीज़ के लिए हैं। तो मैंने आप यकीन मानिए अच्छा ही होगा। बीच में खबरें ये भी आई थी कि इसके जो डायरेक्टर्स हैं और बाकी लोग हैं वो इंडिया छोड़ चुके हैं। हाँ उसमें जो आपका समीर अग्रवाल है वो बहुत बड़ा मतलब जो एक तरह से इस तरह का रैकेट चलाने वाला, कई और ऐसे 7 कंपनियां और हैं ऐसी इस तरह की उसी की। इसमें एक शबाब हुसैन है, इस तरह के काफ़ी लोग हैं, मोडगिल वगैरह। और मुझे तो यहाँ के कई लोग थे जिनके नाम मुझे तब पता चले कि LUCC में ऐसा भी कुछ चलता है और ये सोसाइटी पहली बार सुनी थी मैंने, मुझे इस सोसाइटी के बारे में कुछ नहीं पता था। तो इसमें ज़्यादातर लोगों की पता है क्या, आप यकीन मानेंगे सीधी महिलाएं कैसे फंसेंगी बहनें हमारी कि वो ना दूध बेचने का काम कर रही हैं, मजदूरी कर रही हैं, कोई छोटे मोटे काम कर रही हैं, उसके बाद उन्होंने अपनी जो लघु बचत है वो बचाई और यहाँ जमा कर दी, फिर उन्हीं को एजेंट बना दिया है नहीं, उन्होंने फिर वो अपना आस पड़ोस के लोगों से वो चीज़ लेके आती रही। तो इस तरह से उन्होंने एक पूरे जो है एक अपना जाल बुना और आज तो उसका परिणति देखिए मतलब ये। और ऐसा नहीं है कि इसके ये रुक गया, इसके बाद भी अभी कई सोसाइटीज़ हैं, अभी मैं उनमें भी पत्राचार कर रहा हूँ और मैं चाहूँगा कि सरकार की मशीनरी जो है उन पे तो शीघ्र कदम उठाए ताकि कोई ऐसी चीज़ वो बाहर ना भागे, कम से कम यहीं कहीं पकड़ में आ जाए। LUCC का जो मामला है ये अभी किस स्टेज में है? अभी माननीय न्यायालय ने CBI के हैंडओवर करके डिस्पोज ऑफ कर दिया, मतलब फाइन निस्तारित कर दिया याचिका, 5 महीने में सारा कुछ कर दिया। उसमें जो लिक्विडेटर है, क्योंकि संपत्ति को लिक्विडेटर की जो आदेश हुआ है कि संपत्ति के एक तो चिन्हित करे, सीज करे और उसके बाद उसका जो है भुगतान के लिए वो रजिस्ट्रार के यहाँ से वो चीज़ होगी। CBI को कह दिया है कि आप जो है पूरा का पूरा इसके जांच करके इन्वेस्टिगेशन वगैरह करके अपना
और जो है वो जितने लोग हैं उनको पकड़ के लाए हैं बाहर से, क्योंकि जो एब्सकॉन्ड करके है वो भाग गया है, समीर अग्रवाल जो है या बाहर जो है, वो सीबीआई के पास तो क्योंकि प्रत्यर्पण बहुत बाकी बहुत चीज़ें हैं। और सबसे बड़ी बात है ये प्रोसेस में मुझे लगता है कम से कम 1.5 से 2 साल तो टाइम लगना ही लगना है। उम्मीद क्योंकि है कि लोगों को राहत मिलेगी इसमें। मुझे लगता है मिलेगी, क्योंकि अब जब इतनी बड़ी एजेंसी अगर इसमें इन्वॉल्व है और फिर माननीय न्यायालय की निगरानी में चल रही है चीज़ें, तो बहुत चीज़ होंगी। और अभी एलयूसीसी से हम लोग बाहर निकला भी नहीं था शहर, और एक बड़ा जो है फ्रंट यहाँ खोल दिया गया है। वन विभाग की भूमि पर अतिक्रमण के नाम पर जो है लगभग 20,000 से ज़्यादा घरों को परिवारों को जो है बेघर होने की नौबत आ गई है, अपने घर से जो है बाहर होने की नौबत आ गई है। ये मसला क्या है? ये मुद्दा क्या है? एक तो ये मुद्दा लोगों को प्रॉपर्ली समझ नहीं आता है, और ये जो केस है, एक तो ये घटनाक्रम क्या है, ज़मीनें कैसे हैं, एक जो ये केस है वो केस क्या है अभी तक? देखिए, ये जो है वीरभद्र सेवा मंडल के नाम से एक सोसाइटी मतलब वो जो बनी थी, तो लगभग 1950 में गांधी जी की शिष्या हैं थी मीराबेन, स्वर्गीय मीराबेन। तो उन्होंने जो है ये एक सोसाइटी बनाई और उसके माध्यम से जो है 1953 में 39 परिवारों को जो है मतलब एक भूमि सबलेट हुई है सहकारी, इसमें वीरभद्र सहकारी समिति की। और वो समिति जो बनी है उसने क्या करा है कि 39 लोगों को भूमि दी गई। तो लगभग उसके बाद वही भूमि जो 2866 एकड़ थी वो कई उसमें चली गई, जैसे पशुलोक को भी गई है, फिर उसके बाद आईडीपीएल को भी गई है। तो ऐसे कई उसमें हुए, फिर विस्थापित को भी गई है। उसमें से मात्र 594.90 जो है एकड़ भूमि जो है वो सिर्फ जो ये काश्तकार है जो टेनेंट्स है वो उसमें अभी तक अपनी खेती कर रहे थे। हुआ ये कि जब ये शुरुआत हुई इस चीज़ की, तो बताते हैं जो मूल मतलब पहले से जो लोग इससे संबंधित हैं उन्होंने बताया कि एक ट्रैक्टर हुआ करता था। तो पहले कॉन्सेप्ट क्या था खेती का कि महलवाड़ी, रैयतवाड़ी और स्थायी बंदोबस्त वगैरह ना, इस तरह परमानेंट सेटलमेंट के माध्यम से एक वो दे दिया आपको स्थायी बंद। तो ऐसे ही यहाँ पर भी लगान वगान का सिस्टम रहा होगा। तो जब भारत आज़ाद हुआ तो कहीं ना कहीं है कि भूमि है उसका लगान हो गया पर्टिकुलर। तो काम करने वाले मान लो 2 लोग हैं और वो जब बटाई हो रही है सामूहिक है तो सब हिस्सा बराबर बटेगा। तो उसमें से कुछ नाराज हो गया, उसने कहा हम जो है अलग अलग अपने वो कर लेते हैं, खेत अलग अलग कर लेते हैं, शायद ऐसा कुछ बताया उन्होंने। तो खेत अलग अलग करके अपनी खेत करने लगे। फिर क्या हुआ कि इसको भंग कर दो सोसाइटी को, ऐसी बात आई। तो लिक्विडेशन में जाने की बात हुई, जैसे मैंने उसको बताया ना लिक्विडेशन में, इसमें भी एलयूसीसी भी लिक्विडेशन में बाद में गई है जब हमने माननीय न्यायालय में चले गए। तो वहाँ पर यहाँ पर भी ऐसा करता था, तो लिक्विडेशन में डालने की बात हुई। मगर क्या है वो 83 के टाइम में भी लिक्विडेशन में नहीं गई, अभी तक भी लिक्विडेशन में, जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि 4-5 के बाद से कोई डॉक्यूमेंट नहीं, वो लिक्विडेशन में नहीं गई। इन्होंने लीज समाप्त हो गई। तो लीज समाप्त हुई प्रॉपर, जब उसका परिसमापक उसको लीज तो 49 तक है इसकी, लेकिन हाँ वो 99 साल की है ना। मगर उन्होंने कहा कि परिसमापक ऐसा है ना, कोई चीज़ों का एक नियम उसके होते हैं सर, कंडीशंस होती हैं, वो कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो उसे समाप्त करने के लिए उन्होंने कहा कि हमने ये करा, मगर वो हुई नहीं अभी तक, जो जितनी जानकारी मेरे पास है। तो जब नहीं हुई है तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। और माननीय उच्चतम न्यायालय में जो फैक्ट रखे गए, अनिता कर्णवाल जी हैं कोई और कोई टेकचंद है, उनका एक विवाद था। तो ये सिविल पिटिशन ना होगी, क्रिमिनल पिटिशन थी। अगर भूमि से संबंधित मैटर होगा तो आज सिविल मैटर जाएगा। अब ये क्रिमिनल मैटर जा रहा है तो थोड़ा सा मतलब जो होता है क्रिमिनल जुडिशन में गया है तो वो अलग चीज़ है। उसमें ये बताया कि ये भूमि है और मैं इतने टाइम से हूँ, 2000 कुछ से, और बाकी जो लोग हैं वो भी ऐसी हैं और मेरा भी कब्जा है और उनका भी है। तो कोर्ट ने पूरा का पूरा संज्ञान लेके सुमोटो कॉग्निजेंस उसी को आधार बना लिया कि ये पहला वो है। उसके बाद हमने पूरी जांच कर, तो आईडीपीएल तो पूरे का पूरा गवर्नमेंट के पास था। 594 एकड़ जो भूमि है उसी का तो बात है। उसमें मालवीय नगर भी बसा हुआ, उसमें मीरा नगर भी है, उसमें बापूग्राम भी है, उसमें शिवाजी नगर भी है, उसमें सुमन विहार भी है, उसमें अमित ग्राम के पोर्शन भी है, और आपके नंदू फार्म का भी कोई एरिया आ रहे हैं। तो ऐसे करके आपके 12 वार्ड जो है, मतलब 9 वार्ड तो पूरे और 3 वार्ड आंशिक रूप से इससे प्रभावित हैं। जब ये प्रभावित हैं तो इसमें आबादी भी बढ़ी है। तब इन्होंने बोला कि इसमें अतिक्रमण करके रह रहे हैं। भाई ये योजना जो बनी थी वो आदर्श ग्राम योजना थी, जो बसाया गया था आदर्श ग्राम था। उसमें सारी फैसिलिटी दी गई, सब कुछ है। हाँ, वो उसमें स्कूल है, उसमें
पंचायत घर बना हुआ है, उसमें ट्यूबवेल लगा हुआ है, सड़कें हैं, और तमाम चाहे विश्व बैंक की योजनाएं हों, चाहे विदेशी कोई भी बैंक है उसकी योजनाएं हैं, बिल्कुल। वो सारी उसमें अभी सबका पैसा लगा हुआ है। KFW का सीवर का इतना बड़ा योजना चल रही है, सीवर लाइन बिछ रही है, इतनी चीजें वो हो रही हैं। उसके बाद इन्होंने क्या करा, देखो स्टेट की भूमिका कैसे होती है, वो पहले से चली आ रही है ना। जब ये शुरू में मैटर आया तो उस वक्त मतलब चीजें अगर करते तो एक बात वैसे होती कि चलो ये सब, मगर जब वो चीज नहीं हुई, सबलेट तो और जगह भी हुई है भूमि, सबलेट कैसी भी, अब जो मीरा बहन वाली संपत्ति उन्होंने दी तो पशु लोग को भी गई है, वो सबलेट हुई। अब इन्होंने उसमें वो करे, 2000 के बाद से उत्तराखंड बना तो भूमि के रेट बढ़े हैं, है नहीं। और कई सारे भूमाफिया ऐसे थे जिन्होंने जो सीधे साधे टेनेंट्स है उन्हें धमका करके, आपस में लड़ा करके दो का विवाद कराया। आप देखते होंगे यहाँ पर भी, ऋषिकेश में भी देखा हुआ, शहरी क्षेत्रों में भी हुआ कि दो का विवाद है, उन्हें लड़ाया और फिर दबाव बना करके सस्ते मस्ते में उनकी प्रॉपर्टी ले ली, हजम करके। यहाँ देख लो, यहाँ जनाना आश्रम था वो कब्जा लिया, कोई और भूमि थी वो कब्जा ली, सारे तो आश्रमों में यहाँ पर कब्जा हो गया। तो ये 2 नंबर के जो माफिया हैं, हम तो उनके खिलाफ बोलते हैं, हमारे से उन्होंने, ऑब्वियस सी बात है कि वो मेरे विरोधी होंगे, वो होने भी चाहिए, कोई जरूरी भी है ना उनका विरोध करना, बहुत अच्छा है। तो जब वो चीज हुई है तो सीधे साधे लोगों की हुई। अभी भी उसमें जो टेनेंट्स हैं खेती करने वाले लोग हैं, और जिन्होंने अपनी बिल्कुल एक सिंगल इंच नहीं बेची है, उनका दोष क्या है? आप जो है फॉरेस्ट एक्ट के अनुसार, जो 1927 के अनुसार वो कर रहे हैं, और आपका फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 उसके हिसाब से आपने वो कब्जा लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी। अनीता कंडवाल जी वाली पिटिशन में वहाँ गए कि ऐसा ऐसा है, तो आप जब इस कॉज को लेके जाओगे तो उसका रिजल्ट तो वही होना है भाई। आप गए हो ना कि मैं भी अतिक्रमण में हूँ और ये भी है, जबकि जो बापूग्राम में विधिवत बसाया हुआ वो गाँव है, पूरा एरिया जो बसा है वो विधिवत है। और उसके बाद जो अगर लोग बसे हैं तो वो कैसे बसे हैं? राज्य सरकार ने उन्हें क्या कहा कि भाई पहले रेवेन्यू प्लेस का ना कह दिया कि आपको राजस्व ग्राम मिलेगा, है नहीं। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि आप नगर पालिका में आ रहे हैं, फिर नगर पालिका परिषद आ गया, है ना। अब उसके बाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में आ गए, नगर निगम में आ गए। तो आपने सब चीज बताई, डिनोटिफाई करने के आपके सारे पत्राचार हुए, तो कायदे। और फिर पूर्व एक मुख्यमंत्री जी माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उनके द्वारा भी घोषणा थी कि 10 वर्ष तक आपका टैक्स माफ रहेगा, यानी। तो क्या लगा आपको भूमिदरी का राइट मिलेगा। 50 जगह इनके स्टेटमेंट है सब बड़े लीडर्स के। तो जिम्मेवार कौन है भाई? जिम्मेवार तो स्टेट है ना। आज स्टेट कह रहे हैं कि हम अपनी कंप्लाइंस कर रहे हैं, हम पूरे चीजें दिखा रहे हैं, और ये सब जो है हम हटा दिया, हमने ये कर दिया, और उधर से कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से उनके बोर्ड्स की फोटो खींच करके आप दे रहे। आप जो बात कह रहे हो ना भैया, इसमें अगर हम सेंट्रल फॉरेस्ट की बात करें, मतलब हम लोग बात करें कि जो नेशनल लेवल पे हमारे फॉरेस्ट वो है, उसका तो कोई रोल नहीं है इसमें अभी। क्यों नहीं है? आप देखिए, मैं बताऊं, स्टेट अगर वो चीज करना चाहता और वो भेजता तो दोनों जगह रूलिंग पार्टी तो एक ही है भाई। सेंटर में भी बीजेपी है भाई, मतलब गवर्नमेंट वो इसे पर्टिकुलर ना दे, एक ही पार्टी की। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि फॉरेस्ट जैसे एक रिजर्व फॉरेस्ट होते हैं जिनमें सीधा सेंट्रल का मींस इंटरवेंशन होता है। स्टेट फॉरेस्ट स्टेट के अंडर का मैटर है या सेंटर के अंडर का मैटर? देखिए, स्टेट वो कर सकता था, एक जो आपका फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो है उसमें एक सेक्शन 27 है, उसमें कैसे आप उससे फॉरेस्ट से हटा सकते हैं उसका भी, मगर डिनोटिफाई करके उसका वो भी प्रावधान है। दूसरी चीज क्या है, जब पहले से ही वैसा था तो आप इससे ला रहे हैं कि अब इसकी रिलीज हो गई और उसको करके, क्योंकि अगर पक्ष रखना था, अभी उस टाइम में ऐसी बात हुई कि हमारी तरफ से नगर निगम जाएंगे और फलाना हमारा पक्ष रखेंगे, जनता को जो है थोड़ा बहुत। मुझे लगता है कि मैंने ये बात उस टाइम उससे पहले वीडियोस में अपनी बात रख दी थी कि स्टेट क्या इंटरेस्ट के अगेंस्ट नगर निगम नहीं जा सकता। कारण क्या है कि आपकी जो 7th शेड्यूल है आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट होती हैं, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो स्टेट लिस्ट की 5th एंट्री में लोकल अर्बन बॉडी का जिक्र है नहीं। और लोकल अर्बन बॉडी कह रहा है कि मैं वहाँ पर हो जाऊंगा और स्टेट वहाँ पर अपनी कंप्लाइंस में है, वो दे रहा है PCCF और चीफ सेक्रेटरी। तो वो कैसे उसके अगेंस्ट में हो जाएगा? तो आपने बरगलाने का काम एक तरह से कर रहे हैं। यहाँ से आप गए तो जो पैसा था आपका वो पब्लिक फंड था, आप लोगों का, हमारा सबका पैसा था ना। आप वहाँ जाकर वो खर्च करके आ रहे हैं और उसके बाद आप सब कह रहे हैं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया। चलो वो आपका विषय है, मगर फिर भी अगर भविष्य में कोई ऐसा काम करे तो उसकी जानकारी अपने आपके पास तो विधिक सलाहकार अच्छे होंगे, मैं तो इतना नहीं जानता, उनसे सलाह लीजिए। और जो पैसा अगर 1 रुपये भी खर्च हो रहा है उसे समझिए कि जनता का पैसा है, और जो चीज़ बेहतर हो सकती है उसके लिए कार्य कीजिए ना। बरगलाने के लिए नहीं, नाम के लिए नहीं।
तो नुकसान क्या होना है, सारी चीज़ खुल जाती है। बीच में बोल दिया कि स्टे हो गया, तो जो इंटरिम रिलीफ वाली बात थी, जो इंटरिम डायरेक्शन थी, वो उसको उन्होंने कह दिया कि वो हो गया, उसके बाद अगले दिन से फिर शुरू होगी सारी चीज़ें, फेंसिंग शुरू हो गई। फेंसिंग शुरू हो गई। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें ठीक नहीं है, मतलब जो है बरगाने का काम और चीज़ें करना ना, ये मैं मानता नहीं कि जो जिम्मेदार बॉडी होती है उनको ऐसा करना चाहिए। अभी ना एक बात लगातार, क्योंकि अभी जब से ये मुद्दा चल रहा है तब से क्या हुआ कि कुछ लोगों, जब फर्स्ट टाइम वन विभाग की टीम आई तो लोगों का लोग इस बात का विरोध करेंगे, ये तो एंटिसिपेटेड था। मतलब इसमें अगर आपको ये अंदेशा नहीं है तो फिर तो आपको कार्टून चैनल देखने चाहिए, मतलब ये प्रशासन को कार्टून चैनल देखने चाहिए। तो एंटिसिपेशन था कि विरोध होगा और एलआईयू वगैरह की रिपोर्ट भी रही होगी। तो क्या हमारे प्रशासन की तरफ से या क्या शासन की तरफ से कोर्ट के आदेश के बावजूद भी क्या कुछ ऐसी व्यवस्थाएं नहीं बननी चाहिए थी कि पहले जनता के साथ एक कम्युनिकेशन किया जाए, उनको पैसिफाई करने की कोशिश की जाए और उनको एक विधिवत सच्चाई बताई जाए, और उसके बाद जाकर के कोई भी जो निर्णय है वो लिया जाए। इतना सारा बखेड़ा खड़ा हुआ, कैसा देखते हैं इस चीज़ को? देखिए, मैंने जिस दिन ये पहले दिन वन विभाग और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन साथ में था, पुलिस ऑफिसर्स भी थे, तो मैंने यही बात रखी पहले दिन कि मैंने कहा आप जो है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का पालन नहीं कर रहे हैं। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस कहता है कि कोई भी व्यक्ति है उसको सुनवाई का अवसर मिलता है नहीं। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश करे उसमें डायरेक्टली ऐसा थोड़ी ना है कि आप जाकर सीधे सीधे वो करना शुरू कर देंगे। आप उस प्रक्रिया में आप बता सकते थे कि हमने आप सबको नोटिस दिए, उनसे पत्राचार करा। तो मैंने कहा प्रॉपर आप वो तो करते हैं, आपने तो यह कि दूसरे पक्ष को सुना ही नहीं आपने। जो ऑडियो ऑर्डर पैटर्न जो कह रहा है कि भाई दूसरे की भी तो सुन लो, मेरी भी सुन लो ना, मुझे मार रहे हो तो मुझे कम से कम अपना पक्ष तो रखने दो। तो ये चीज नहीं हुई। जो सबसे बड़ी जो उसका पैनिक क्या हुआ, जब एकदम से किसी के घर पे इतनी फोर्स आ जाएगी तो कहीं ना कहीं वो हो जाएगा। आप एक छोटे जानवर बिल्ली को देख लीजिए, अगर कमरे में बंद होगा आप उसकी तरफ जाने लगेंगे और जाएंगे तो लास्ट में बचते बचते एक स्थिति ऐसी आएगी वो अटैक कर देगी। तो ये जनता का भी हुआ। एक किसी के, मुझे उस दिन मैं शिवाजी नगर था, तो जो एसपी हैं जय बलनी जी, तो धक्का मुक्की होनी शुरू हुई, तो मुझे उन्हें बाहर निकालने में मेहनत से करनी पड़ी कैसे करके, मतलब कि पब्लिक है भाई, उसे कैसे कंट्रोल कर लेंगे, आप नहीं कर सकते कोई भी, क्योंकि वो तो उसमें आ रखे। मगर उन्होंने अच्छी तरह से हैंडल करा, वहाँ पर सब चीज़ हुई, ठीक हो गया, मतलब कुल मिला करके। मगर विरोध तो होना ही होना है, उसे कोई नहीं रोक सकता। भैया आप जनप्रतिनिधि के हैसियत से या सामान्य अगर शहरी हैं तो आप बातचीत तो रख सकते हैं। सिर्फ इतना कहना था कि आप उस प्रक्रिया को एक फॉलो करते, ड्यू प्रोसेस होता है उसको फॉलो कर लेते, तो लोगों में कम से कम वो तो रहती आज। हाँ, माननीय चाहे सर्वोच्च न्यायालय, उन्होंने भी तो यही पूछना था कि आपने इस काम में क्या किया। आप तो सिर्फ नोटिस दे करके भी ये कह सकते थे कि भाई हमने इसके लिए नोटिस जारी कर दिए हैं और बाकी की प्रक्रिया हम इसके बाद फॉलो करेंगे। बिल्कुल वो चीज़ें हो सकती थी, मगर वो चीज़ नहीं की गई और पैनिक कहीं ना कहीं हुआ। उसके बाद वो जो पथराव वाली घटना है वो भी बड़ी मतलब दुखद है कायदे में। अब जो भी हो गया, मगर ऐसा चीज़ें नहीं होनी उसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ आई है पथराव वाली जो आप बात करें, हालांकि ये मामला भी सब जुडिस भी है, लेकिन कॉमन जो चीज़ें हम वो तो बात कर ही सकते हैं। 4 लोग ऐसे थे जो लोग अभी जेल गए हैं, और 12-13 दिन के बाद उनको वो लोग जेल से बाहर आए हैं। और उनमें से अगर हम लोग प्राइमरी तौर पे भी देखें, सरसरी तौर पर भी देखें, तो उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जो कहीं भी कोई ऐसी उनकी कोई पिक्चर या वीडियो कुछ ऐसा आया हो कि वो लोग पत्थरबाजी करते हुए देखे गए हैं। और बाकी जो एक्चुअल जिनके फ़ोटोज़ और वो पब्लिक डोमेन में रिलीज़ किए गए, बाकायदा पुलिस के द्वारा रिलीज़ किए गए, उनके ऊपर अभी तक ना तो कोई धरपकड़ की कोई सूचना मिली है। कैसा देखते हैं इस पूरे सिनेरियो को? देखिए, जो लोग पकड़े गए वो कहीं ना कहीं बहुत से विभिन्न मूवमेंट्स में जो होते हैं आंदोलनों में सक्रिय रहते थे। दूसरा क्या है कि कुछ जनप्रतिनिधि भी हैं उनके, या तो परिवार से कोई जनप्रतिनिधि हैं, तो वो अगर पब्लिक बुलाएगी, मजबूरी है उनकी, तो जाना पड़ेगा। मुझे फोन आएगा कि भैया ऐसी दिक्कत है तो मैं भी जाऊंगा, मगर उसका मतलब ये नहीं है, वो मुझे लगता है वो जिम्मेदार लोग हैं। उन ऐसी पथराव या इस तरह की घटनाओं में कोई भी मुझे लगता है कि इन्वॉल्व होता होगा। भले ही वो हो सकता है कि बोलते हों या कोई चीज वैसा कह दें, मगर इस तरह के कृत्य में उनमें से कोई नहीं है। बल्कि एक पत्रकार है तो उनका कोई मतलब नहीं है, फिर दूसरा कोई आर्मी वाले हैं तो उनका कोई वैसा लेना देना नहीं। सामान्य एक है एडवोकेट है,
तो उस तरह के जो भाई लोग हैं उनका मतलब ऐसा विषय नहीं था कि वो कुछ ऐसा क्रिमिनल एक्ट में होंगे, मगर ये होती है जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो ये भी चीज़ हो जाती है कि उनको ही अभी को उनके नाम पंजीकृत हो जाते हैं। आपको लगता है कि ये जो कार्रवाई हुई है इसमें पॉलिटिकल इंटरेस्ट है किसी का? देखिए मैं तो 100% बोलता हूँ कि पॉलिटिकल इंटरेस्ट तो है ही। आप ही देखिए ना, उसमें तो हर पार्टी के व्यक्ति थे ना, तो कुछ चयनित लोगों पे कार्रवाई क्यों हो रही है? हाँ भाई, मैं देखिए, मैं अभी तक मेरे को बोलेंगे तो मैं अभी ऑफिशियली जो है मैं अभी बीजेपी की विचारधारा से यार अभी भी हूँ मैं, मगर अगर मैं देखा जाए तो उसमें और लोग भी थे। तो सिर्फ कुछ चयनित लोगों पे कार्रवाई करने का मतलब क्या है? तो इस हिसाब से तो आम जनमानस में जो परसेप्शन बन रहा है वो तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं बदले की भावना से या पॉलिटिकल जो इंटरेस्ट किसी का है उसके माध्यम से ये चीजें हो रही है। ये तो मतलब लग रहा है और है भी कहीं ना कहीं। और जब इतने समय से इस पूरे क्षेत्र को राजस्व ग्राम और मतलब एक डिनोटिफाइड एरिया करने की घोषणाएं भी हुई हैं, पत्राचार भी हुए हैं, वो 2006 से पहले ही मैं देख रहा था कोई प्रधान थी वहाँ पे अनीता असवाल जी, उनके समय से वो चीज़ें चल रही थी। और जब यहाँ के मुख्यमंत्री मोहन चंद्र खंडूड़ी जी थे, उनके कार्यकाल में भी उस चीज़ पे बात हुई। इतना समय पहले जब ये सारी चीज़ें चल रही थी तब तक तो ये नगर निगम का हिस्सा भी नहीं था। अभी तक इसका नियमितीकरण ना हो पाना, लोगों को भूमिधरी का अधिकार नहीं मिल पाना और उसके बाद ये सारी परेशानियाँ खड़े होना, क्या देखते हैं कहाँ ड्रॉबैक्स रहे? ये फ्लॉज़ कहाँ रह गए? देखिए मैं एक चीज़ तो समझता हूँ कि जैसे अनीता असवाल जी की आपने बात की, उन्होंने भरसक प्रयास किया। मुझे लगता है कि अब तक के जितने वो प्रधान हैं वो मतलब सबने अच्छा काम किया है, मगर अनीता असवाल जी ने काफ़ी मेहनत से मतलब जो है कुछ चीज़ें ऐसी बनाई हैं जो बढ़िया थी मतलब जो है, और वो चीज़ें होनी चाहिए। राजस्व ग्राम की बात चल रही है और चीज़ें भी प्रयास करा उन्होंने ईमानदारी से। दूसरा आप देखिए कि नगर पालिका परिषद के टाइम पे चीज़ें चली हैं कि ये नगर पालिका परिषद में ला रहे हैं, और आप ला रहे हो उस भूमि को जो वन भूमि अगर कह रहे हो आपकी ये इलीगल है, तो कायदे में तो आपको ये चीज़ें पूरी प्रॉपर तरीके से करनी चाहिए थी। और मैं तो ये बोलता हूँ अब जैसे नगर निगम में आ चुका है और इसका 10 साल का टैक्स माफ़ी की घोषणा पूर्व मुख्यमंत्री जी के द्वारा की गई है, तो ऐसी ही उनकी अगर घोषणा है और आज वो पूरी चीज़ अगर हटने की स्थिति में है, तो कहीं ना कहीं स्टेट का क्यों अब किसकी बात मानेंगे? कि राज्य का मुखिया अगर कोई चीज़ कह रहा है, अगर उसकी बात में वजन नहीं है या कहने को वो बात अगर जीरो हो जाती है, तो आप क्या कह सकते हैं आप उस चीज़ को? फिर तो कुछ चीज़ भी नहीं है। फिर वो जो अपने स्टेट के जो उसके एग्जीक्यूटिव हेड जो है राज्यपाल महोदय, उनकी घोषणा है, अधिसूचना जो हो रखी है, तो उसका एक वेट होता है। महामहिम राज्यपाल अगर कोई चीज़ है तो वो कहीं ना कहीं वो है, और ये चीज़ें होनी चाहिए थी। वन भूमि अगर आप बोल रहे हैं, और सबसे बड़ी बात मैं तो कह रहा हूँ, वन भूमि कहाँ से है? वो तो एक आदर्श ग्राम योजना थी, आज भी उस हिसाब से संचालित है। और जब उसके लीज कहते हैं, जब वो सोसाइटी लिक्विडेशन में गई नहीं, तो वो कैसे वो है कि वो अभी तक वो सब वन भूमि आप क्या कह रहे हैं? अच्छा, इसमें एक सवाल और बनता है कि उसी भूमि का जो 2800 कुछ एकड़ आप बता रहे हैं, उसी भूमि का एक हिस्सा एम्स को गया है ना? तो जब एम्स को ज़मीन ट्रांसफ़र हो रही थी, तो वो ज़मीन वन विभाग से ट्रांसफ़र हुई है या कैसे हुई है? इन्होंने जो है, क्योंकि देखिए जो गवर्नमेंट को चाहिए तो अपने इंटरेस्ट में बहुत चीज़ें जल्दी जल्दी तरीके से कर लेती है, और जब आम पब्लिक के नाम पे कोई चीज़ होनी है, भाई उसका भी आप अभी भूमि तरीके राइट्स दे दो, भाई जो आपका उसका रेवेन्यू होगा उसको आपको मिल जाएगा, उससे जो पैसा जनरेट होगा वो आप ले लीजिए। भाई भूमि तो फिर भी आप ही की रहनी है ना, क्योंकि सारी भूमि अगर देखी जाए तो वो तो मैं एट द एंड ऑफ द डे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। अब आप देखिए ना कि जो संपत्ति का अधिकार जो है 300A में आ गया। पहले वो जो था आपके फंडामेंटल राइट था, जो 19 में जो थे 7 राइट्स में से एक राइट टू प्रॉपर्टी था। अब उसे लीगल राइट बनाया गया ताकि संपत्ति कैसे वो ली जाए। जो पहले जो चला है ना केशवानंद भारती 1973 वाला जो था संशोधन निधि, तो वो एक आधार बनाया कि भूमि को कैसे लेने का वो एक निकाला उन्होंने। तो आपने यहाँ देखा होगा कि 300A में चली गई, अब लीगल राइट्स बन गया है। अब मगर उसमें भी एक चीज़ है, आप जा सकते हैं ना कि आपकी अगर भूमि है तो लैंड एक्विजिशन 2013 था, अब उसमें अमेंडमेंट हो गया कोई चीज़, तो उसी के हिसाब से ना कि मेरी संपत्ति ली जा सकती है नेशनल इंटरेस्ट में, वो मेरी रजिस्ट्री की या दाखिल खारिज कुछ भी है वो ले सकता है, नेशनल इंटरेस्ट में सब चीज़ जा सकती है, और मैं देने के लिए तैयार भी हूँ, है नहीं? मगर यहाँ पर अगर कुछ चीज़ हो रही है तो कम से कम वो तो बताया जाए, और उनको राइट्स तो अच्छे इतने टाइम से आप बैठे हुए हैं। अब वो मान लो अगर 50 से हैं
तो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट भी है 2006 का, भाई आप ही का बनाया तो 2005 से वो चीज, तो 75 साल तो उनको भी हो चुके हैं। क्योंकि अगर वो आदिवासी या जो एसटी समुदाय के होते हैं, शेड्यूल ट्राइब्स होते हैं, तो उनको सिंगल पीढ़ी यानी 25 वर्ष का, और अन्य समुदाय के एससी हो, ओबीसी हो या जनरल हो, उस समुदाय के लिए 3 पीढ़ी का हुआ है। आपने उनको ना तो एफआरए के कोई राइट्स दिए हैं, भाई आप वो कह सकते हैं तो वनाधिकार समिति बनाते, उसके बाद उनके नाम पे कुछ पट्टे वो करते, जो भी चीजें करते, और मान लो अगर 100 गज भी किसी ने खरीद दिया कर, अच्छा कब से खरीद फरोख्त हुई है? जब से आपने बोला भूमि के अधिकार मिलेंगे, राजस्व ग्राम में आएगा, फलाना इसमें आ जाएगा, क्या बोलते हैं, नगर निगम में, नगर पालिका में, या उससे पहले आपने सड़कें दी, आपने पानी के कनेक्शन दिए, बिजली के कनेक्शन दिए, यहाँ की भूमि की कीमतें कई गुने बढ़ जाएंगी। तो भैया वो गरीब आदमी है, उसने सोचा मुझे अभी मिल रही है, मैं यहाँ पर जमीन ले लेता हूँ, उसने वहां जमीन ले ली। अब 100 गज में जिसने जमीन ले ली है, आज उसके मकान पे चले जाए, मकान बन गया, वो तोड़ने के नंबर। दूसरा, अगर मान लो मकान की बात नहीं, जमीन भी है, अब 100 गज की जमीन ले ली, उसकी जमीन की पूरी पूंजी उसने 2-2 रुपए, 10-10 रुपए, थोड़े थोड़े पैसे बचा के, ऐसे तो करता है आदमी इकट्ठे। बिल्कुल। उसके बाद ने एक प्लॉट लिया, उस प्लॉट पे जियो टैगिंग करके एक बोर्ड लग गया। अब वो ना मालिक है, अब वो बोर्ड किसने गलती से हटा दिया तो मालिक तो वही है, उन्हें भाई बोर्ड तूने हटाया होगा, कोई भी हटा के चल जाए, तो कम से कम उनको भी तो एक सुनवाई का अवसर। तो इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने जनता का पक्ष भी खोल दिया। तो जनता को भी उन्हें पक्ष रखना चाहिए इसमें कि भूमि में अगर कोई चीज हुआ, अगर उसमें अतिक्रमण हुआ या अवैध कब्जेदार बोल रहे हो, तो स्टेट करा रहा है ना, स्टेट नहीं तो उन्होंने कहा कि आप ले भूमि लो यहाँ पर, जब आप सहूलतें दे रहे हो तो दोषी कौन है उसमें? तो राज्य सरकार दोषी है। भाई तुम्हारी विभिन्न योजनाएं आ रही हैं, लोगों लगे यार जो है सामान्य इधर इनकी रोड, यहाँ की रोड पतली पतली, बापूग्राम में जाएंगे तो चौड़ी चौड़ी रोड, और खुले उसमें जाएंगे, एनवायरनमेंट अच्छा है, आईडीपीएल के बगल में भूमि है, बहुत अच्छी है, खुला वातावरण, साफ सुथरा वातावरण, ये सोच के आदमी ने लिया अपना अच्छा जीवन। अच्छा, दूसरी एक और चीज़ है सर, भैया मैं 2 टेन्योर लगभग हो गए हैं जब नगर निगम चुनाव वो कर रहे हैं, और लगभग 12 के करीब जो है उसमें पार्षद हैं जो वहाँ उस क्षेत्र से चुन करके आते हैं, और एक सीट पे, एक वार्ड में अगर हम लोग देखें, अगर एवरेज हम 4 कैंडिडेट भी लगाते हैं तो 12 चौको 48 होता है। 48 लोगों ने चुनाव का पर्चा भरते हुए यह एफिडेविट वहाँ लगाया है कि मेरा किसी सरकारी जमीन पर कोई कब्जा नहीं है। तो चाहे अब चुनाव इलेक्शन कमीशन करा रहा है, स्टेट की मशीनरी करा रही है वहाँ पे चुनाव, ठीक है, ये लोग क्या पट्टी बांध के बैठे हैं आंखों पे? इनको नजर नहीं आता कि अगर या जब वो इलेक्शन हो रहे थे और वन विभाग का कर्मचारी को भी तो इतना पता होगा कि भाई, ये वन विभाग को भी तो पता होगा कि इस समय इलेक्शन की रूलिंग क्या है। बिल्कुल ठीक है, आप कोई पट्टा आपने गुज्जरों को दिया, वन गुज्जरों को दिया, जहाँ पे गुज्जरों की एक परिवार, 2 परिवार, 4 परिवार रहते हैं, आप वहाँ कोई इलेक्शन तो नहीं कराते, वहाँ पे जंगल में वहाँ इलेक्शन तो नहीं होते, यहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं ना, तो आपको भी तो एक अंदेशा रहा होगा कि भाई ये कहाँ से उक्त व्यक्ति अगर उस क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा है तो ये कहाँ से उठ करके ये एफिडेविट दे पाएगा अगर ये वन भूमि है तो। बिल्कुल सही कहा आपने। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, उसका 124(2) और 124(4) जो है ना, करप्ट प्रैक्टिस और अनुचित प्रभाव दोनों चीजें बोलता है ना, तो ये अनुचित प्रभाव में आ जाएगा और उसमें भी आ जाएगा कायदे में। आप एक एफिडेविट दे रहे हैं तो गलत तरीके आपने कूटरचित दस्तावेज वो दे दिए, मान लो एक वो है, और आप ले रहे हैं और गवर्नमेंट ले रही है, और गवर्नमेंट उसको रिकॉग्नाइज कर रही है, उसको कह रही है सही है, ठीक है। एक व्यक्ति ने वो दस्तावेज दिया, एक जगह पर हम ये मान सकते हैं कि उस व्यक्ति ने गलती करी, सरकार ने उस दस्तावेज को एक्सेप्ट किया और उसको काबिल माना कि ये चुनाव लड़ सकता है वहां से। मैं उस व्यक्ति की गलती बोल ही नहीं रहा, मैं कह रहा हूँ स्टेट की गलती है। आप उसको कह रहे हो, आपने सबसे पहले उस जगह के क्षेत्र को आपने कह दिया कि ये क्षेत्र पूरी तरह अधिसूचित हो गया। हाँ। निर्वाचक नामावली में सबके नाम चले गए, तो वो उनका तो दोष ही नहीं है ना भाई, उनकी तरफ से क्या है, तो स्टेट का पूरा हुआ है कि स्टेट ने आपने बोल दिया कि ये सही है और आज कह रहे हो कि ये गलत है। और उसी एड्रेस पे लोगों के आधार कार्ड बने हुए हैं, उसी एड्रेस पे लोगों के वोटर आईडी कार्ड बने हुए हैं, उसी एड्रेस पे लोगों का पासपोर्ट बने हुए हैं। बिल्कुल भाई, आप एक दो लोग हर घर में ऐसे हैं जिनका पासपोर्ट, पहले तो लगभग सभी के हैं, नहीं तो एक आध तो हर घर से निकल ही आएगा कि लोगों के पासपोर्ट बने हुए हैं, उन एड्रेसेस पे पासपोर्ट बने हुए हैं। तो क्या तब से सरकार सो रही थी? बिल्कुल, मैं आपको बताता रहा हूँ, जब इन्होंने उसको नोटिफाई कर दिया एरिया को,
तो उसमें जो एफिडेविट देने वाला उसको तो कोई वही नहीं है, वो तो क्लियर कहेगा कि मैं बिल्कुल सही हूँ, और उसके हिसाब से वो, मेरे हिसाब से भी वो सही है कायदे में। मगर क्या है कि अगर आज जो बोला जा रहा है तो प्रश्न चिन्ह तो एक तो चुनाव आयोग को भी लगा दिया इन्होंने कि चुनाव आयोग की प्रक्रिया ही गलत है, वो कुछ नहीं देखते। फिर आपके जितने हायर ऑफिसर्स हैं वो भी हो गए, और साथ साथ जो है सरकार वो भी अगर चुनी गई है, मान लो अब इसमें कह दिया जाए कि ये 12 वार्डों में, इसमें जो है सांसद से लेके मुख्यमंत्री से लेके अगर जो भी मतलब यहाँ से जो चुने वो लोग हर ना, चुनाव, जो हर भी चुनाव आप वो कह सब सकते हैं, वो सब वो होता है। सब एक तरह से हो गया इनवैलिड ही समझ लीजिए। भाई यहाँ से वोट तो सबके गए ना, सांसद को भी वोट मिला, विधायक को भी मिला, तो ये पूरे क्षेत्र के वोट तो फिर एक तरह से शून्य हो गए। कोई पर्टिकुलर अगर सारी चीजें वैसी लेके चलेंगे तो वो अपना क्या एड्रेस बताएंगे? तो फिर इनकी तो नागरिकता भी एक तरह से आप उसके आवास पे कहते हैं, डोमिसाइल का मतलब क्या है कि भाई आदमी स्थायी रूप से कहीं रहता है, और दूसरा उसका होता है अधिवास करना, और साथ में उसकी इंटेंशन, तभी उस डोमिसाइल बनता है। डोमिसाइल वो नहीं होता, मेरी इंटेंशन भी होनी चाहिए कि मैं इस किसी स्थान पे रह रहा हूँ, उसके बाद इंटेंशन नहीं है तो वो स्थायी अधिवास नहीं होगा, मतलब ये अधिवास नहीं आएगा वो परमानेंट रेजिडेंट के लिए। यही है पूरा पूरा। तो कायदे में तो तुमने उस पर भी वो कर दिया, और दूसरा अगर पूरी प्रक्रिया इलीगल है, सब कुछ इलीगल है, तो गवर्नमेंट भी तो कहीं ना कहीं इस पर जो जिनके वोटों से बनी है तो कहीं ना कहीं ऐसा होगा। और ये तो मुझे लगता है कि पूरा उत्तराखंड 70% जो है, अगर ऐसी भूमियां देखी जाएंगी तो 70% उत्तराखंड ही साफ हो जाएगा। अच्छा, अब जो ये भूमि है, ये जो पूरा मसला है, इस पे अगर गवर्नमेंट कोई स्टेप उठाती है, मतलब अगर गवर्नमेंट, वैसे मुझे उम्मीद है नहीं सरकार से इतनी, मैं बड़ा मतलब जैसे कहते हैं कि उनके हालात देख करके मैं तो बड़ा मतलब जैसे कहते हैं कि मायूस हूँ। लेकिन शायद अगर किसी को ये बात समझ में आ जाए या किसी को एक क्लू मिल जाए कि अगर सरकार यहाँ से इस चीज़ को पॉजिटिव लेना चाहे तो उसके पास कौन से रास्ते ऐसे हैं जो खुलते हैं अभी? देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तो यही कह सकते हैं ना कि ये भूमि वन भूमि है और एंक्रोचर्स हैं या अतिक्रमणकारी हैं, है नहीं, या ये कब्जेदार है, अवैध कब्जेदार, ये तो बोलेंगे। तो जो विधान बनाने का काम है वो पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर का है, वो बनाएगा विधान, यानी जो उनके लिए बनाएगा, क्योंकि जो पॉलिसी मेकिंग का काम इन्हीं का ही है ना, असेंबलीज का है, वो करना है। उनका काम है कि अगर लॉ कहीं ब्रीच हो रहा है तो उसकी वो इंटरप्रिटेशन करेंगे, या कहीं गलत होगा तो उसको सुनने कर देंगे, है ना, उसमें इंटरवेन करते हैं। तो जो काम जिसका है, उसके बावजूद भी तो स्टेट के पास बहुत सारी चीजें हैं जो वो कर सकती है। और अपने कायदे में आज भी स्टेट का मुख्य काम क्या है? भले ही आज आधुनिक तकनीकी युग में ये हो सकता है कि डेवलपमेंट को प्राथमिकता दी जाती है, मगर आज भी अगर देखा जाएगा तो वेलफेयर स्टेट कहते हैं ना, है नहीं। तो वेलफेयर स्टेट में क्या होगा कि भाई अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण, और अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण कब होगा? जब वो जनता की सोचेगी। भाई आपको यही जनता ने तो चुन के पावर दी है, उन्हीं से तो आप लोग हैं, तो उनके हितों के लिए थोड़ा अगर आपको सोचना पड़े तो वो करा जा सकता है। क्या कर सकती है सरकार यहाँ पे अभी? देखिए, मैं अभी तो एक सिंपल चीज जानता हूँ, गवर्नमेंट अगर चाहे तो सबको भूमि धरी का राइट दे दे, है नहीं, और जब आप वो राइट देगी उसके बनिस्बत जो उसके पास जमीन है उसका एक जो पैसा आप वो नियत करें, वो देने के लिए हर कोई, मुझे लगता है कि स्वेच्छा से जब उसको भूमिधरी का राइट मिलेगा तो देने के लिए तैयार होगा। और रेवेन्यू भी है, रेवेन्यू भी है, आपका बजट बढ़ेगा, मतलब अपना। और अब वन भूमि तो वन भूमि कह रहा है, लेकिन अब वन भूमि का जो ये क्षेत्र है, क्योंकि अगर आप इस क्षेत्र को भी देखें तो लगभग 80% हिस्सा इसमें ऐसा है जिसमें कंस्ट्रक्शन हो चुका है और खाली नहीं है, जो ज़मीन पे ये लोग बात कर रहे हैं। तो वन तो वहाँ पे है नहीं, है ना। अब वहाँ पे वन बनाना और वो एक इस पूरे जीवन शैली को उजाड़ के वन बनाने वाली बात हो जाएगी। तो सरकार के पास डिनोटिफाई कराने का क्या एक प्रोसेस हो सकता है कि भैया चलो, एक तो आप भूमिधरी के अधिकार की बात कर रहे हैं, विधानसभा विधानमंडल क्या कर सकता है उसमें काम कि एक रास्ता खुले जनता के लिए? ये विधानसभा एक अपना सत्र बुला करके कह सकते हैं कि हमारे जो लोग हैं इस तरह के जो ग्राम हैं उनको, और फिर सेंट्रल में भी इन्हीं की गवर्नमेंट है, बात करें, और मुझे लगता है इसका निस्तारण आराम से वो हो सकता है। अगर सब चाहेंगे तो चीज़ें हो सकती हैं। जहाँ ऐसा भी नहीं है कि रेवेन्यू विलेज पहले नहीं बने,
या और जगह भूमिधरी के अभी राइट नहीं हरिद्वार मिले में हैं। बने हैं हाँ, और इसी उत्तराखंड में हाँ बने भूमिधरी के राइट भी मिले हैं। हैं। तो ऐसा नहीं है, मगर अगर इतनी बड़ी पब्लिक जहाँ 1 लाख सवा लाख के आसपास लोग हैं, उस बसावट को आप एकदम से हटाएंगे, अच्छा ऋषिकेश बचेगा क्या? अगर आप देखा जाए तो ये पूरा एरिया अगर वो हटा दिया जाए तो फिर कितना बचेगा? उसके बाद और एरिया में भी आप एंटर करेंगे तो कायदे में तो ऋषिकेश का अस्तित्व ही खत्म है। जहाँ एक तरफ बात हो रही थी कि ऋषिकेश को वेल डेवलप्ड बनाना है, तो किस लिए बनाना है? लेकिन फिर इससे ऐसा नहीं होगा आशुतोष जी कि लोग तो फिर वनों पे कब्जा करते रहेंगे और फिर उसके बाद जो है हर कोई इसी का नज़ीर पेश करता रहेगा। नहीं, ये वनों पे कब ये कायदे में अगर ये आपने बताया ना कि मीरा बहन का जो है आदर्श ग्राम योजना थी, ये वन विभाग की भूमि अभी तक तो नहीं है ना। अब ये भले ही हो रहा है कि ये ये वापस चली गई है, लीज क्या आपने दोबारा नहीं दी लोगों को? वो हुई है ना दोबारा कि अगर लीज किसी की समाप्त होगी 99 वर्ष की, उसके बाद भी लीज दोबारा उसको कुछ पैसा ले करके तमाम आश्रम में दी गई। बिल्कुल। तो फिर जो आम जनता रह रही है उसको क्यों नहीं दी जा सकती? और सबसे बड़ी बात है कि ये सामान्य लोग हैं, इनमें ऐसा कोई भी नहीं है कि जो मतलब किसी वैसी इलीगली तरीके से बसे हो तो अलग बात थी। कहीं ऐसा भी नहीं, बसावट भी नहीं है कि जिन्होंने जो है वन भूमि काट करके कुछ ऐसा कर लिया, तो ऐसा भी कुछ नहीं था। तो यहाँ तो वो चीजें बैठती भी नहीं है। और अगर वन भूमि में कोई बैठ रहा है और लंबे समय तक आदमी बैठा है, तो उसके लिए तो FRA है, जो है वनाधिकार समितियां बनती हैं, उनको भी राइट्स दिए जाते हैं, रिकॉग्नाइज किया जाता है कि आप हैं, है नहीं। और अब जो नई चीजें हो रही हैं तो उसको रोकने का काम अधिकारियों पर डालना चाहिए और उनकी जिम्मेवारी होनी चाहिए कि कोई भी वन भूमि का 1 इंच भी हिस्सा लेता है तो उस पर कार्रवाई हो। तो ये अधिकारियों की मिली भगत के बिना ये भी तो नहीं हुआ होगा जो अभी तक हुआ है। यहाँ पर वो नहीं कह सकता, और जगह कई जगह हैं जहाँ पर हुए हैं। और आपने कई अभी हाल फिलहाल की न्यूज़ सुनी होगी कि कुरंगा हो गया, कौन और जगह होगी बहुत सारी, जो कोई कई जगह थी वहाँ पर कब्जे होने की कोशिश करी गई है। तो ये कहीं ना कहीं ये चीज़ हो रही है, तो कहीं ना कहीं मिली भगत तो है ही। दूसरा, इस जगह पे तो आप कह नहीं सकते कि यहाँ पर कोई वैसा बसा हो। यहाँ तो गवर्नमेंट ने इनवाइट करा लोगों की भूमि ले। जो आपने बता दिया कि ये यहाँ पर हम रायसुग्राम हो रहा है, नगर पालिका में आ रहा है, अब इसमें जो है टैक्स बिल होगा, उसमें जो है इसकी रजिस्ट्री भी होगी, इसका दाखिला खारिज भी होगा, तो आदमी उधर आया भी है। जो मैक्सिमम अगर बसावट देखेंगे तो उसी के बाद से तो है जब से उत्तराखंड बना है। उससे पहले तो बहुत छोटा सा वो लिया जाता है कि खेती वाले वो थी, टेनेंट्स अपना काम कर रहे थे। आज भी बहुत सारे टेनेंट्स अपना खेती कर रहे हैं, इसके अलावा उनका कोई वो नहीं है, वैसे भी है। और वो हैंड टू माउथ वाले लोग भी हैं भाई। अब इसमें जो 50 गज 100 गज में ले रखा है वो कोई बहुत अमीर तो लोग थोड़ी ना है। नहीं तो 50 गज में, 30 गज में, 20 गज में ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अपना एक जमीन का टुकड़ा लिया कि भविष्य में मेरे पैसा आएगा तो फिर मैं इकट्ठा करके एक अपना कमरा डाल दूंगा, या अपना एक किचन बना दूंगा या बाथरूम वगैरह तैयार करके रहने की स्थिति कर दूंगा, किराए से बच जाऊंगा। तो वो लोगों की अगर कोई चीज छूटती है, एक तरफ आवास योजना भी तो है आपकी, उसके लिए भी तो भूमि का चयन करते हैं। तो इसको ढंग से वो करिए तो मुझे लगता है ये सॉल्यूशन इतना मुश्किल नहीं है। अब माननीय न्यायालय में भी ये पक्ष जो संबंधित लोग हैं उनको रखना चाहिए। माननीय न्यायालय की स्थिति अगर हम लोग देखें या वहाँ पे इस केस की स्थिति को देखें तो आपको क्या लगता है, क्या रास्ते माननीय न्यायालय के समक्ष या वहाँ तक जाने के लिए जनता के पास क्या रास्ते दिख रहे हैं आपको? जनता सबसे पहली बात क्या होती है कि अगर जनता नहीं जाती या लोग नहीं जाते तो केस वन साइड डिसाइड हो जाएगा। आपको क्या है, किसी भी कोई अगर मान लो जानकारी होती है, कुछ भी होता है, तो सबसे पहले उसकी चीज़ों को मतलब कहते हैं ना कि उसको फेस करना जरूरी है। तो कोर्ट में खड़ा होना जरूरी है और अपनी बात रखें, मजबूती से रखें। ऐसा नहीं है जब हम कुछ मांगेंगे कुछ नहीं तो कुछ तो रिलीफ हमें मिलेगी, जब हम रिलीफ मांगेंगे नहीं तो क्या होगा, है नहीं। तो जो टेनेंट्स है उनको भी रखना चाहिए और आम जनता का भी जो विषय है वो भी पहुंचना चाहिए कि भाई कैसे उन्होंने वो चीज़ें ली हैं और इसमें स्टेट की भूमिका क्या थी। अभी लगातार वहाँ पे जो हम देखते हैं तो वहाँ पे लोगों की अपनी मीटिंग्स चल रही हैं, लोग लगातार उन जगहों पे बात कर रहे हैं और कुछ यूनिट्स बनी भी हैं जो यूनिट्स लगातार कोर्ट का रुख करने की बात कर रही हैं या मतलब कागज़ इकट्ठा कर रहे हैं और मतलब बात चल रही है कि हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय का दरवाज़ा हम भी खटखटाएंगे, वहाँ पे हम भी अपनी प्रार्थना लगाएंगे। क्या सलाह रहेगी आपकी वहाँ उन लोगों के लिए और क्या सलाह रहेगी एक आम जनता के लिए? देखिए, मेरे पे शुरू में कुछ लोग वो आए थे उस समिति में, तो मैंने वही कहा था कि मैंने शुचिता बना के रखना। जो भी आप अगर किसी कोई चीज़
इकट्ठा करते हैं तो सब चीज़ चेक के माध्यम से, और कोई अगर भुगतान भी होता है वो वैसे करें, और पूरी चीज़ आपकी पारदर्शिता बनी रहे। दूसरी क्या चीज़ है कि आप मजबूती से अपनी बातों को रखें। जो पक्ष है ना, कायदे में तो 5 तारीख को एक एडवोकेट के माध्यम से, ये जो सीनियर एडवोकेट्स हैं और एडवोकेट एंड रिकॉर्ड वगैरह, क्योंकि उसके बिना तो सुप्रीम कोर्ट में एंट्री नहीं हो सकती, तो उनके माध्यम से चीज़ें अपनी बात कह देनी चाहिए थी पहले में। मगर उसके बावजूद भी माननीय न्यायालय ने जनता का पक्ष रखने के लिए वो एक चीज़, वो द्वार खोल दिए हैं। अपनी बात मजबूती से रखें और अपने जो फैक्ट्स हैं आपके पास वो रखे जाएं। माननीय न्यायालय का एक निर्णय आया है उसमें, जिसमें माननीय न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय ने ये भी कहा है वन विभाग की टीम को कि आप कोई पवित्र गाय नहीं है, और आप जो है जो ये कोर्ट का ऑर्डर था इसकी आड़ में जो है आप कार्रवाई कर रहे हैं। कैसा देखते हैं इन लाइनों को, कैसा? देखिए, ये तो बिल्कुल माननीय न्यायालय ने इंटेंशन समझ ली ना कि उन्होंने कोई ऑर्डर दिए या कोई उनकी डायरेक्शन थी, तो वो एकदम से आप उसे सीधे जा रहे हैं और उसे उजाड़ने की तैयारी कर रहे हैं। मैंने बोला ना, एक प्रक्रिया होती है ड्यू प्रोसेस की। अब इन्होंने कहा हमने 750, जो दूसरी बार में हुई कि 750 लोगों को नोटिस दिए थे 2023 में, वो आईडीपीएल का विषय भी खींच के लिया। ये बात मैंने बहुत पहले कही थी कि जो 2866 एकड़ भूमि है, तो मैंने कहा इसमें आईडीपीएल भी, और देखिए आईडीपीएल को भी खींच लीजिए, वो हुई। और 750 लोग जो हैं वो आईडीपीएल से संबंधित है। बाकी इतने बड़े एरिया में किसको नोटिस मिले हुए, किसको जानकारी थी? तो कहीं ना कहीं फैक्ट्स बिना सही तरह से जो प्रस्तुत किए हुए, आप कहीं ना कहीं जो है छिपा के और जनता को साफ करना चाह रहे हैं, मिसगाइड किया। हाँ, मिसगाइड कर रहे हैं। और जिस हिसाब से जो इंटेंशन वैसी भी आ रही है, तो कहीं ना कहीं जो है वो लगती है कि स्टेट खुद चाह रहा है कि उजड़ जाए लोग, भूमि का, और बहुत सारी चीजें हो सकती है फैक्ट्स में कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश हैं इस टाइम हो सकता है जो आईडीपीएल में करना चाह रहे थे, साथ साथ इतनी बड़ी भूमि भी हम कर लेते हैं। हो सकता है कॉर्पोरेट कल्चर तो चल ही रहा है। आपको लग रहा है किसी बड़े कॉर्पोरेट का इंटरेस्ट हो सकता है इसमें? बिना इंटरेस्ट के इतनी बड़ी कार्रवाई जो है वो तो चलो माननीय न्यायालय ने करी है इधर से, वो तो अलग विषय था कि, मगर उसके आड़ में जो चीज हो रही है ना, उससे तो कहीं ना कहीं महसूस यही हो रहा है कि एकदम से ऐसा क्या हुआ कि आप प्रक्रिया नहीं जानते। और सबसे बड़ी बात है, वो पढ़े लिखे लोग हैं, उनमें आईएएस लोग हैं, और जो विद्वान लोग हैं जो सेक्रेटरी में बैठे हुए हैं, सब पढ़े लिखे जानकार लोग हैं, तो उनको तो सारी चीज़ पता है ना कहीं वो कर रहे हैं। बहुत सारे विषय होते हैं कि वो विदाउट ड्यू प्रोसेस काम कर दे रहे हैं। भाई वहाँ एक नैनीताल का प्रकरण था, कोई विशेष समुदाय के व्यक्ति के द्वारा कुछ अनाचार किसी बच्चे के साथ हो गया, उसके यहाँ बुलडोजर वाली कार्रवाई, तो कोर्ट ने इंटरवेन करके जो है बोल दिया कि भाई जो है आपने जो नोटिस का प्रोसेस, वो ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं करा, तो उसका हो सके, तो सारी चीज़ रोकनी पड़ी ना। तो फिर भी नहीं डर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? आप कह रहे कर दो जो चीज़ें, देखा जाएगा बाद में। तो ये कहीं ना कहीं तो है। अब वो लगा लो ना उपनल वाले सब्जेक्ट में कि इतनी बार रिवीजन डाले जा रहे हैं और हर बार हार रहे हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से हार रहे हैं, फिर भी आगे बढ़ जाते। अब जाकर के कुछ सोचा है कि इतने लंबा खींचने के बाद, तो सोचे ना स्टेट असीमित पावर को लेके बैठा है ना, और वो एक तरह से। लेकिन जो ये एब्सोल्यूट पावर आप जिसकी बात कर रहे हैं स्टेट की, ये तो बिल्कुल स्टेट को, आपको नहीं लगता कि स्टेट को इसने बिल्कुल एकदम बिल्कुल डेविल की कंडीशन में लाके खड़ा कर दिया है? ऐसा नहीं, जब भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा आइडियोलॉजी अलग तरह की थी जो है पहले जो है, अब थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं चेंज आ रहा है नहीं? तो पहले जब बोलते थे कि इमरजेंसी में हुआ, इमरजेंसी में हुआ, आज भी तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं दिखनी शुरू हो गई हैं। अब धीरे धीरे करके आप भी उसी रूप में आ रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं या कोई चीज़ कर रहे हैं। एक बात है, अब ये कहते हैं कि हमारे जो, अब तुम्हारे 2 आदर्श हैं, मैं भी पसंद करता हूँ मोदी जी की विचारधारा, मैं भी प्रभावित हूँ कि वो ठीक है। योगी जी हैं, वो भी कहीं ना कहीं छोड़ रहे हैं ना, समाज के लिए सब कुछ छोड़ रहे हैं ना, तब उनका परसेप्शन बना हुआ। तुम्हारा क्या है नहीं? तुम उनके जैसे चलने वाले लोगों को तो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। कोई ईमानदारी समाज में चल रहा है, उसे कहेंगे ये तो हमारे रास्ते का रोड है, उसकी खिलाफत होगी, उसके 50 तरह से रोकने की कोशिश करेंगे, और नहीं होगा तो कहीं ना कहीं फंसाने की कोशिश करेंगे अच्छे लोगों को भी। तो कहीं ना कहीं आप उसी में उसमें चल रहे हैं ढर्रे पे। जब आपातकाल की आप बात करते हैं, इमरजेंसी में ऐसा हुआ, इमरजेंसी में हुआ, हमारा बहुत शोषण हुआ, तो आज वही कंडीशन आप ले रहे हो, और मुझे लगता है एडवांस वर्जन तैयार हो रहा है कायदे में उनका जो है, आप जो नया रूप हो, तो आप तो उनसे ज़्यादा उसमें। और ये स्थिति अगर ऐसी बढ़ती रही तो आगे तो और ख़राब कर देंगे आप लोग, तो उससे क्या होगा, रिप्लेस हो जाएंगे आप। और एक और चीज़ है ना, जब हम लोग कहते हैं ना, हमें
न्यू नॉर्मल करने की ना एक आदत हो गई है। जैसे पहले कोविड आया, लोगों ने मास्क लगाए, तो मास्क उससे पहले उतने ज़्यादा प्रचलित नहीं थे। शहरों में ही कभी पॉल्यूशन में लोग मास्क देखते थे। तो फिर कहा गया कि न्यू नॉर्मल है, अब आपको लंबे समय तक मास्क, जिनको आदत भी नहीं थी उन्होंने भी पहनने की कोशिश की। सिमिलर यहाँ भी तो ये सारी चीज़ों को नॉर्मलाइज़ कर दिया जा रहा है। मतलब आपकी इतनी पिटाई हो रही है, आपको इतना सप्रेस किया जा रहा है कि अगला वाला अगर इन्होंने 100 का मीटर घुमाया तो अगले वाले का 80 भी हमको ये लगता है कि यार पिछले वाले से तो कम ही कर रहा है ये। मतलब हालाँकि वो भी उतना ही सप्रेस कर रहा है, लेकिन हमें कम लगता है। तो ये नहीं लगता कि ये न्यू नॉर्म मतलब इस अत्याचार को जो है न्यू नॉर्मलाइज़ किया जा रहा है डे बाय डे? बिल्कुल, आप ये देखिए ना, कोई चीज़ अगर हो रही है ना, एक बार हो गई, उसके बाद वो एडवांस ही होती जा रही है हुँ, कि भई आदत पड़ गई है। हुँ, अब ये बात बोलते हैं महँगाई की, हुँ, भई 2 तिमाही तक अगर वो बढ़ रहे हैं तो उसको बोलते हैं कि आपकी जो है इन्फ्लेशन बढ़ गया, हुँ, 2 क्वार्टर जो है 6 महीने का। हुँ, तो आप अगर उसके हिसाब से लगाएँगे, ये बोलते हैं 7 के नीचे तक रहेगा तो ठीक है। हुँ, चलो हम भी कह रहे हैं ठीक है। मगर एक्चुअल में देखेंगे तो नीचे वाले उसमें तो जो नॉर्मल जैसे राशन हो गया और चीज़ें हो गया, उसकी स्थिति देख लीजिए, हुँ। है नहीं? आपने किस चीज़ में छूट कर दी? कागज़ उसके कॉपी में हो गई और उसके रॉ मटेरियल में आपने महँगा कर दिया, महँगा कर जीएसटी दिया। के रूप में। हुँ, तो अगर वो वहाँ से जाएगा तो चीज़ें तो कहीं न कहीं वो होगी ना। हाँ, वो तो भई महँगा ही आप बन के जो आएगा। है, अब यहाँ से क्या होता था चमड़ा, हुँ, यहाँ से चमड़ा जा रहा है विदेश में, है हाँ, नहीं? यहाँ से सस्ता चमड़ा गया, वहाँ से वो आ गया अमेरिका से सैमसोनाइट की अटैची आ गई। हुँ, तो बताओ फ़ायदा किसका हुआ? जो हुँ, सैमसोनाइट की थी उसका कई गुना हो गया ना, कि गेन जो हो गया वो बढ़ोतरी हुँ, उसकी हो गई, है नहीं? हुँ, तो हुँ, यही है कि आप किस हिसाब से वो चीज़ को ले रहे हैं, हुँ, है नहीं? हुँ, तो वो प्रॉब्लम तो वो धीरे-धीरे बढ़ ही रही है इस चीज़ों में ना, चाहे हुँ। इकोनॉमी में ले लो, चाहे और आधार ले लो। तो अभी ये हम किस्सा डिस्कस कर रहे थे आईडीपीएल बाबूग्राम वाला या जो ज़मीनों वाला। लोगों को कितना डरने की, कितना संयम रखने की और कितना भरोसा रखने की ज़रूरत है? देखिए, सबसे बड़ी बात है, मैक्सिमम बुरा क्या हो सकता है, मैं तो ये कहता हूँ, हुँ, जो भी कंडीशन इससे बुरा तो नहीं हो सकता, नहीं। है नहीं? आपको अपनी मतलब बातें रख करके ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भी अपनी बातें रखें, और जो आपके जो गवर्नमेंट है ना, हुँ, उस पे भी आपको एक प्रेशर ग्रुप्स के रूप में जितने भी लोग हैं, सबको एक साथ मिल कर के काम करना चाहिए, ताकि गवर्नमेंट भी कहीं न कहीं सोचे कि नहीं भई ये ज़रूरी है। क्योंकि आप ही लोग हैं, आपके रिश्तेदार अन्य उसमें भी हैं, डिस्ट्रिक्ट्स में हैं। हुँ, सबको आप बोले कि यहाँ पर ऐसा हो रहा है, हुँ, और कहीं न कहीं उस जगह भी ऐसे चल रहा है। हुँ, तो एक परसेप्शन तो तैयार करिए कि जो जन दबाव बने हैं लोगों के हित में, एक तो गवर्नमेंट उसमें आए कि हाँ भाई हम भी हैं। अभी तो गवर्नमेंट कह रही है कि नहीं जी, हमने ये इतने प्लॉट वो कर लिए, हाँ, पीसी से अब ये कह रहा है, फलाना कह रहा है, स्टेट ने तो अपनी बात रख दी कि हमने इतने उसको कब्जे में ले लिया। हुँ, तो पक्ष आपका कहाँ आ रहा है? हुँ, सबसे पहले तो जनता को अपना पक्ष रखना चाहिए, हुँ। और जब रखेंगे तो रिलीफ तो उसमें कुछ ना कुछ मिलेगी मिलेगी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अगर वो बात कह दी है कि आप एक जो पवित्र है गाय पवित्र नहीं। गाय नहीं है हुँ, नहीं? हुँ, तो कहीं न कहीं बता दिया ना कि स्टेट की कमियाँ कहाँ हैं। जो मैं बात बोल रहा हूँ, मैं उससे पहले दिन से बोल रहा हूँ हुँ, कि स्टेट पूरी तरह से इसमें स्टेट की भूमिका है। हुँ, जैसे मैंने एलिसिटी में कहा, स्टेट की भूमिका है। हुँ, स्टेट का मतलब ये नहीं है किसी पार्टी विशेष की। हुँ। जो भी उससे पहले चला और अब तक चला है, चला आ उसमें रहा है। दोनों पार्टियाँ हैं जो कहीं न कहीं उनकी कमियाँ हैं ये, हुँ। है नहीं? आपने इतने आंदोलन किए, इतने आंदोलनों को सफल किया, सक्सेस किया, उसमें रिज़ल्ट लेकर के आए। कुछ जगहों पे आपको ये भी देखने को मिला कि कुछ खामियाँ रही जिनकी वज़ह से आंदोलन टूटे हैं या खराब हुए हैं। अभी इस आंदोलन के लिए या जो अभी ये वर्तमान परिस्थिति चल रही है, आप ऐसी कौन-सी पॉइंट्स हैं जो आप जनता को बताना चाहते हैं कि क्या नहीं करना है जिससे आपका पक्ष और आपका आंदोलन और आपकी बात जो है कमज़ोर होती है? देखिए, एक तो जो होता है ना, कहते हैं लोक शांति भंग नहीं होनी चाहिए, वायलेंस नहीं। वायलेंस नहीं होना चाहिए, शांतिपूर्ण आंदोलन। वो महात्मा गांधी जी थे ना, हुँ, वो कह गए अहिंसात्मक आंदोलन जो है उनके वहाँ मार गए। हुँ, अहिंसा परमो धर्म हमारे उसमें भी है ना। हुँ, तो आपने कोई वायलेंस नहीं करना। जहाँ आप वो करोगे, आप समझ लो आपका आंदोलन टूट जाएगा, हुँ, है नहीं? इसमें बहुत से ऐसे लोग आएंगे कि ये कर दो वो कर दो, उसके बाद वो जीरो हो जाती है चीज़ें। हुँ, तो एक तो बचाव ये करना है। दूसरा, इसमें जो अच्छे लोग हैं, जो समाज के लिए या अपने लिए लड़ रहे हैं, चाहे मैं कह रहा हूँ भूमि के लिए लड़ रहे हैं, ईमानदार लोग हैं, उसका नेतृत्व तो खुद सँभालें, हुँ, और इसमें कोई गलत तत्वों को घुसने मत दें। हुँ, क्योंकि यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपदा में अवसर, आपने बात कही थी ना, हुँ, मैंने भी एक दिन लिखा, वो जो आपदा में अवसर वाले लोग ज़्यादा हैं। हुँ,
उनको कोई मतलब नहीं है कि कोई मर रहा है, जी रहा है, इस टाइम कौन सी कंडीशन है। उनका डरा करके सत्ता, समझ रहे हो ना, डर की एक सत्ता होती है। आप प्यार से समझाएंगे तो नहीं हो, डर से क्या होता है, आदमी सबको समर्पण करने का तैयार हो जाता है। तैयार हो जाता भय की सत्ता है ना, ईश्वर का भी तो भय दिखाते हैं। और कहते हैं ईश्वर डरने के लिए है क्या? है, वो तो अभय करने के है लिए। नहीं, ईश्वर मान लो हमारे माता पिता, हमें उससे क्या डरेगा, वो होगा। तो लोग ईश्वर के नाम पे डरा देते हैं। ये तो आम लोग हैं कि भाई तुम्हारे से ऐसा हो जाएगा, तो डरने की आवश्यकता नहीं है। ईमानदारी से अपने हक के लिए पूरी तरह से खड़े हो, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भी जाया जाए। और मूवमेंट अगर चला रहे हैं उसे प्रॉपर उसकी एक दिशा होनी चाहिए कि जो आपका कॉमन कॉज में वो आएगी चीजें, उसी पे लड़ाई लड़े। उसके अलावा कोई मतलब नहीं है उसने, भाई मैं इस पे सबसे पहले इस शहर का वासिंदा हूँ, शहर का हूँ, और मेरा ही परिवार है, मुझे इस परिवार के लिए कुछ करना है। जैसे आदमी अपनी माँ के लिए, अपने परिवार के लिए करता है, अपने भाई के लिए करता है, अपने पिता के लिए करता है, या पिता अपने बच्चों के लिए करता है, वही भाव रख करके करेंगे तो ही सफल होंगे। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। मेरे सारे मूवमेंट अगर कोई से सफल हुए हैं ना, या कुछ भी हो रहा है, तो उसमें लोगों की भागीदारी रहती है, और उनका विश्वास हमेशा सर रहा है कि ये ठीक करेगा, या साथ में वो ईमानदारी से चलेंगे। वो टीम भी आपको ईमानदार मिलती है, तो उसमें किसी को एंटर होने ही नहीं देना चाहिए ऐसे गलत तत्वों को। हिंसा और इस तरह की जो आपराधिक जो एक कृत्य हैं, उनकी जगह ना हो। बापू का जो एक सिद्धांत है अहिंसा का, वो बना रहे, और उसके सहारे जो है अपना जो हमारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय है, हमारी जो कानूनी प्रक्रिया है, उस पर भरोसा रखते हुए अगर हम लड़ते रहेंगे, तो निश्चित ही बिना डर के, बिना भय के, अभय रहते हुए हम अपने आने वाले समय के लिए इन ज़मीनों के परिप्रेक्ष्य में, और अपने ये अधिकारों के, भूमिधरी का जो हमारा अधिकार है उसके परिप्रेक्ष्य में कुछ अच्छा कर पाएंगे, कुछ बेहतर कर पाएंगे, और एक लॉन्ग टर्म, दीर्घकालिक जो एक समाधान है, वो समाधान हम इसमें जुटा पाएंगे। आज हमारे साथ इस तमाम विषय पर चर्चा के लिए मौजूद थे आशुतोष शर्मा जी। आपने अपना बहुत कीमती समय हमें दिया, बहुत विचार हमारे साथ साझा किए। तो मिलते हैं आपसे फिर एक नए एपिसोड के साथ, फिर एक नए विषय के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।